दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे अस्पताल के बारे में जहां मरे हुए मरीज लौट कर आते हैं, जहां हर दीवार के पीछे कोई ना कोई साया छुपा है, जहां एक बार दाखिल होने वाला कभी बाहर नहीं आता? दिल्ली के बीचों बीच मौजूद एक भूला हुआ अस्पताल, एक लड़की की तलाश और एक जिन्न जो इंसानी शक्ल में सदियों से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत के बेहद करीब है। ये है पुराना अस्पताल और जन्नत की वापसी। एक ऐसा सफर जो आपकी रूह तक हिला देगा। दिल्ली के पुराने इलाके में जहां वक्त जैसे थम गया था, एक वीरान और जर्जर इमारत खड़ी थी। वो था सुल्तानपुर जनरल हॉस्पिटल। अब से तकरीबन 30 साल पहले तक ये अस्पताल काम करता था, मगर फिर एक रोज अचानक बंद हो गया। लोगों ने सुना कि किसी वार्ड में मरीज गायब हो गए, कुछ नर्सें पागल हो गईं और एक सर्जन ने खुद को ऑपरेशन थिएटर में बंद करके अपना ही सीना चीर डाला। उस दिन के बाद से किसी ने उस अस्पताल की तरफ रुख नहीं किया। इमारत को ताले लगा दिए गए थे, मगर फिर भी अक्सर रात के वक्त वहां से चीखें सुनाई देती थीं। जो भी पास से गुजरता उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। बच्चों को डराया जाता, अगर शरारत करोगे तो सुल्तानपुर हॉस्पिटल में बंद कर देंगे, और बच्चे कांपने लगते। मगर अली इस तरह की बातों में यकीन नहीं करता था। वो एक यूट्यूबर था जो भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसे जोश था कि वो अपने चैनल पर कुछ ऐसा डाले जो सबको दहला दे। और जब उसने सुल्तानपुर हॉस्पिटल के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। यार, अगर सच में वहां कुछ है तो मेरी लाइफ की सबसे वायरल वीडियो बन सकती है, अली ने अपने दोस्त समीर से कहा। समीर ने घबरा कर कहा, मगर भाई, लोगों ने कहा है कि वहां जिन्न रहते हैं। वो इंसानों को वश में कर लेते हैं, दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। अली मुस्कुराया। अगर डर के पीछे भागा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयां कभी सामने नहीं आती। चल, इस शुक्रवार रात चलते हैं। शुक्रवार की रात 2 बजे दोनों दोस्त सुल्तानपुर हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और पुराने दरवाजों की चरमराहट एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। अली ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, वो बुदबुदाया, आज हम उस जगह जा रहे हैं जो 30 साल से बंद है और कहा जाता है कि यहां जिन्नात का बसेरा है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर समीर का दिल कांप उठा। दीवारें काई से ढंकी हुई थीं, फर्श पर टूटी हुई स्ट्रेचरें, जले हुए कागजात, और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने मर्ज की सड़न। दोनों ने अपने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़े। हर कदम पर अजीब आवाजें आती थीं, कभी दूर से किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, कभी दरवाजों के अचानक बंद होने की। भाई, ये सब एडिटिंग से भी डरावना लग रहा है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। ये तो बस शुरुआत है, अली ने कहा और उन्हें एक कमरे की तरफ ले गया जिस पर लिखा था वार्ड नंबर 9। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, वहां का तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे कमरे को बर्फ से ढक दिया हो। वहां एक टूटा हुआ बेड था, दीवार पर खून से लिखे अल्फाज थे, वो अब भी यही है। अली, मुझे कुछ गलत लग रहा है, हमें चलना चाहिए, समीर ने घबरा कर कहा। मगर अली ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी आंखें एक कोने की तरफ जमी हुई थीं, जहां एक परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो वो गायब हो गई। उसी वक्त
उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर चीखा, किसने बंद किया? अली दरवाजा खोलने दौड़ा, मगर वो जैसे बाहर से लॉक हो चुका था। तभी कमरे में एक ठंडी सांस की आहट सुनाई दी। समीर ने घूमकर देखा, एक औरत की शक्ल, आधा चेहरा झुलसा हुआ, आंखें स्याह और खोखली, दीवार पर चढ़ती चली आ रही थी। अली! समीर चीखा, मगर अली अपनी जगह जरा हुआ खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो उस औरत की आंखों में देख रहा था, जैसे उसमें कुछ उतर गया हो। वो मुझे बुला रही है, अली ने धीमे से कहा। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बकवास कर रहे हो, चलो यहां से। मगर अली ने समीर का हाथ झटक दिया और दीवार की तरफ बढ़ने लगा, जहां वो औरत अब छत पर उल्टा लटक रही थी। जैसे ही अली उसके नजदीक पहुंचा, एक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, इतनी जोर की कि समीर के कानों से खून टपकने लगा। अगली सुबह दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया। सुल्तानपुर हॉस्पिटल के पास से किसी अजनबी की चीखें सुनाई दी थीं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने अंदर से समीर को बेसुध पाया और अली कहीं नजर नहीं आया। समीर को जब होश आया, वो हॉस्पिटल के पागल खाने वाले हिस्से में था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो अब भी यहीं है, वो अब भी यहीं है। अस्पताल की दीवारों के पीछे जैसे अली की सदा कहीं गुम हो चुकी थी। समीर का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें हर वक्त छत की तरफ घूरती रहती, जैसे वहां अब भी कोई मौजूद हो। डॉक्टर्स ने उसे मानसिक रोगी करार दिया, मगर उसके लफ्जों में कोई अजीब सच्चाई थी जो हर किसी को बेचैन कर देती थी। वो अब भी यहीं है। समीर को जब कुछ होश आया तो उसे लगा जैसे वो किसी अंधेरे सुरंग में है। चारों तरफ सन्नाटा, एकदम घना और दबाने वाला। जब आंखें थोड़ी साफ हुई तो उसने देखा कि वो किसी तंग सीलन भरे कमरे में है, जहां दीवारें पुराने खून से रंगी हुई थीं और जमीन पर अजीब लकीरें खुदी हुई थीं। ये अस्पताल का कोई हिस्सा नहीं था जो उसने पहले देखा हो। मैं कहाँ हूं? समीर की आवाज कांप रही थी। तभी दरार के उस पार से धीमी सी सिसकी सुनाई दी, अली। मगर जवाब में सिर्फ एक गहरी सांस आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। अचानक एक साया सामने की दीवार से गुजरा, तेज और अंधेरे में डूबा हुआ। समीर ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी पीठ किसी ठंडी चीज से टकरा गई। उसने झट से पलट कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त उसकी कलाई पर किसी ने कस कर पकड़ लिया, टाइट, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। हमेशा कहते थे ना कि डर कुछ नहीं होता। एक धीमी मर्दाना मगर अजीब तरह से टूटी हुई आवाज आई, अली! समीर ने चीख लगाई। अली अब नहीं रहा। वही आवाज गूंजी। अब सिर्फ वो है जो अली के अंदर समा चुका है। दरअसल जब अली ने उस जिन्न की आंखों में देखा था तो वो उसकी रूह को निगल गया था। अली अब सिर्फ एक खोखला खोल था, उस जिन्न का मकान जिसने सालों से इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रखा था। कहा जाता है कि ये जिन्न सदियों पुराना है, जिसे किसी तांत्रिक ने किसी हवेली के तहखाने में बंद किया था। मगर जब अंग्रेजों ने दिल्ली में अस्पताल बनवाया तो उसी जमीन को खोद कर ये इमारत बनाई गई और तब से वो रूह वहां बसी रही। कभी किसी मरीज में समा जाती, कभी किसी डॉक्टर को अपना बना लेती। अब अली उसका नया जरिया था। समीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो हर रोज रात को हॉस्पिटल के बिस्तर से उठकर दीवार पर कुछ ना कुछ लिख देता। किसी को पता नहीं चलता कि ये लफ्ज कहाँ से आ रहे हैं, मगर जब किसी ने ध्यान दिया तो हर रात वो दीवार पर सिर्फ एक जुमला लिखा जाता था, दूसरा दरवाजा मत खोलना। एक रात डॉक्टर मीनाक्षी ने नाइट ड्यूटी करते वक्त देखा कि समीर का बिस्तर खाली है। उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो समीर अस्पताल की पिछली बिल्डिंग की तरफ जाते दिखा। वो वही हिस्सा था जिसे सालों पहले सील कर दिया गया था।
मीनाक्षी ने अपने असिस्टेंट नर्स को साथ लिया और टॉर्च लिए पीछे गई। पुरानी इमारत की दीवारें अभी भी उसी तरह जर्जर थीं, मगर अजीब बात यह थी कि अब उनमें से किसी किसी कमरे में मध्यम रोशनी आ रही थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। क्या ये मुमकिन है? यहां तो कोई पावर सप्लाई नहीं है, नर्स ने डरते हुए कहा। दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई सैकड़ों सांप रेंग रहे हों। फिर एक साथ कई दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आईं। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर अजीब चेहरों की शक्लें उभरने लगीं और फर्श पर धुंधले कदमों के निशान चमकने लगे। डॉक्टर मीनाक्षी, हमें चलना चाहिए। नर्स की आवाज कांप रही थी, मगर मीनाक्षी की नजर एक पुराने स्टोर रूम के दरवाजे पर जा ठहरी, जिस पर लोहा चढ़ा हुआ था और ऊपर लिखा था, दुर्गा लॉक्ड रूम, डू नॉट ओपन। ये तो वही कमरा है जहां कई साल पहले 5 डॉक्टर अचानक गायब हो गए थे, मीनाक्षी बुदबुदाई। नर्स ने कांपते हुए कहा, ये वही दूसरा दरवाजा है जिसका जिक्र समीर हर रात करता है। मगर इससे पहले कि वो पलटते, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, मगर एक अजीब सी रोशनी, जैसे किसी अलाव की भी थी। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें समीर दिखा, जमीन पर बैठा, कुछ बड़बड़ाता हुआ, और सामने दीवार पर खून से बना एक नक्शा था। उस नक्शे के बीचों बीच एक बड़ा गोला खींचा गया था, जिसमें अली की शक्ल किसी साए की तरह बनी हुई थी। समीर, मीनाक्षी ने चिल्लाकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? समीर ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब स्याह थीं, उनमें इंसानी रोशनी बाकी नहीं थी। अली वापस नहीं आएगा, उसने गूंजती आवाज में कहा, और अगर तुम लोग निकले नहीं तो अब तुम भी यहीं रह जाओगे। कमरे की दीवारें थरथराने लगीं, छत से गूंगे साए नीचे उतरने लगे। हवा गाढ़ी और भारी हो गई, इतनी कि सांस लेना दूभर हो गया। मीनाक्षी और नर्स जैसे ही बाहर भागने के लिए मुड़ी, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। उसी पल अस्पताल की पूरी इमारत की बत्तियां जल गईं, हालांकि वहां कोई बिजली कनेक्शन सालों से नहीं था। अस्पताल के हर फ्लोर पर मरीजों की चीखें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। और ठीक उसी वक्त सुल्तानपुर के लोगों ने देखा कि अस्पताल की छत पर एक परछाई खड़ी है। लंबा सा चेहरा, जलती हुई आंखें, और उसकी पीठ से धुआं उठ रहा था। वो जिन्न अब आजाद था। ठीक उसी रात दिल्ली के आसमान पर एक अजीब सी परत छा गई। ना वो बादल थे, ना धुंध, मगर हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई बहुत भारी चीज उतर आई हो। सुल्तानपुर का पुराना इलाका, जो कभी बसों और ऑटो के शोर से गूंजता था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुराने अस्पताल के चारों तरफ स्ट्रे डॉग्स घबराए हुए भौंक रहे थे, और हर गली में बत्तियां अंधेरे में डूबी थीं। मगर उस कमरे में जहां डॉक्टर मीनाक्षी और नर्स बंद थीं, वक्त जैसे थम गया था। हमें कुछ करना होगा, मीनाक्षी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वरना ये रूहें अब पूरे शहर में फैल जाएंगी। नर्स के आंसू बह रहे थे। हमें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। समीर अब उस जिन्न का मुकम्मल झरिया बन चुका था। वो दीवारों पर अजीब भाषा में कुछ लिख रहा था। लकीरें, गोले और हरफ जो इंसानी जबान में नहीं थे। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था, और जब उसने सिर उठाया तो कमरे की छत पर अजीब सी हरकत होने लगी, जैसे कोई दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मीनाक्षी ने हिम्मत करके नर्स को खींचा और दीवार के कोने में पड़े एक पुराने स्टील के बॉक्स को खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक चाबी और एक जला हुआ फोटो मिला। फोटो में वही 5 डॉक्टर थे जो सालों पहले गायब हुए थे, मगर उनके चेहरे बुरी तरह खुरचे हुए थे, और किसी के हाथ से उनके सीने पर एक लफ्ज लिखा गया था, कुर्बानी।
चाबी देखते ही मीनाक्षी को याद आया कि अस्पताल की बेसमेंट में एक और तहखाना है जो सालों से बंद है। बख्तर कमरा कहा जाता है, जहां ब्रिटिश दौर के जमाने में कुछ मरीज रखे जाते थे जो दरअसल इंसान नहीं थे, या शायद इंसान थे ही नहीं। हमें वहां जाना होगा, मीनाक्षी ने कहा। शायद जवाब वही मिलेगा। किसी तरह दोनों ने दीवार में एक पत्थर हिलाया जो एक गुप्त दरवाजे की तरफ खुलता था। पुरानी ईंटों की बनी उस सुरंग में सीलन, खून और सड़े हुए मांस की बू थी। हर कदम पर अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं, ना जोर की ना धीमी, बस कानों में सीधी उतरती हुई। जैसे ही वो बेसमेंट तक पहुंचे, चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां दीवारों पर सैकड़ों नक्शे, पुराने ताबीज और तांत्रिक जुबानों में लिखे हुए दस्तावेज लटके हुए थे। बीच में एक पत्थर की बड़ी सी मेज थी जिस पर सूखे खून के धब्बे थे और ऊपर टंगी हुई थी लोहे की जंजीरें। ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये तो बलिदान गृह था, मीनाक्षी ने फुसफुसाकर कहा। फिर एक पुरानी किताब हाथ लगी, बहुत मोटी, धूल और राख में लिपटी हुई। जब उसे खोला तो अंदर के पहले पन्ने पर लिखा था, जिन्हें इंसान समझा गया वो कभी इंसान थे ही नहीं, जो बंद किया गया वो अब जाग चुका है। जैसे ही मीनाक्षी ने आखिरी पन्ना पलटा, पीछे एक साया जागा, ऊंचा, झुका हुआ, और उसके बदन पर नोचे हुए चेहरों की परतें थीं। उसकी सांसें भारी थीं, मगर उसकी आंखें वो बिल्कुल इंसानों जैसी थीं, दर्द से भरी हुई। कौन हो तुम? मीनाक्षी ने पूछा। उसने जरा सिर झुकाया और टूटी फूटी इंसानी आवाज में कहा, मैं पहला था और अब मैं आखिरी बनूंगा। उसके साथ ही अस्पताल की पूरी इमारत हिलने लगी। ऊपर समीर जमीन पर गिरे गिरे कांपने लगा और उसकी आंखें अचानक वापस अपनी पुरानी हालत में आ गईं। डॉक्टर मीनाक्षी, भागो, समीर चिल्लाया। वो अब बंधनों से आजाद हो चुका है, मगर देर हो चुकी थी। बेसमेंट की दीवारें टूटने लगीं और एक बहुत बड़ी चीख हर कोने से गूंजी, जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ चिल्ला रही हों। वो जिन जिसे सदियों से बांधा गया था अब पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसका नाम था अजराइल। दिल्ली की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही। अस्पताल की बिल्डिंग तो वहीं थी, मगर अब कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सरकार ने उसे फिर से सील करवा दिया, मगर रात को लोग अब भी वहां से चीखें सुनते हैं और कई बार छत पर एक शख्स को खड़ा देखते हैं, लंबा, झुका हुआ, और उसकी आंखें अब भी जल रही होती हैं। समीर अब लापता है। डॉक्टर मीनाक्षी का जिक्र किसी फाइल में नहीं और उस अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स जैसे कभी थे ही नहीं। मगर कहते हैं अगर आप सुल्तानपुर के उस रास्ते से गुजरें और अगर बहुत देर रात को कार रोकें तो कोई आपकी खिड़की पर दस्तक देगा। वो पूछेगा, क्या तुमने दूसरा दरवाजा खोला था? दिल्ली की पुरानी हवाओं में अब एक दबी दबी सी फुसफुसाहट हर रात सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वो आवाजें पुरानी रूहों की नहीं, बल्कि उस एक जिन्न की थीं जो अब इंसानी जमीन पर बेकाबू घूम रहा था। अजराइल, वो नाम जिसे कभी किसी जबान ने ठीक से नहीं पुकारा, अब लोगों की नींदों में दाखिल हो चुका था। सुल्तानपुर के इर्द गिर्द एक के बाद एक हादसे होने लगे। रात को गाड़ियों का बंद हो जाना, ड्राइवर्स का गायब हो जाना और कुछ मामलों में लाशें मिलना जिनके चेहरे पहचान से बाहर हो चुके होते। पुलिस ने इन सबको जानवरों का हमला करार दिया, मगर जो लोग असल में उस हॉस्पिटल के करीब रहते थे वो जानते थे कि ये किसी जानवर का काम नहीं। इसी दौरान एक नई किरदार की एंट्री होती है, रिहाना खान, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो पैरानॉर्मल विषयों पर काम करती थी। जब उसने समीर की केस फाइल देखी जो अब मिसिंग करार दी जा चुकी थी, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई।
पुराने अस्पताल में एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। उसने अपने चैनल के प्रोड्यूसर से कहा, रिहाना, दिल्ली में बहुत पुराने किस्से हैं, सबको नहीं खंगाला जा सकता। प्रोड्यूसर ने टालने की कोशिश की, मगर यहां सिर्फ किस्से नहीं है। रिहाना ने स्क्रीन पर अजराइल का धुंधला सा फोटो दिखाया जो किसी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। वो परछाई, वो आंखें इंसानी नहीं थी। रिहाना ने खुद जाने का फैसला किया। रात के 2 बजे जब सड़कें सुनसान थीं, वो सुल्तानपुर के उस पुराने रास्ते से गुजरी जो अस्पताल की तरफ जाता था। साथ में उसके कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, एक ईएमएफ मीटर और पुराने नक्शों की कॉपी थी। जैसे ही वो अस्पताल के नजदीक पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी कि सांसें जमा देने वाली। कार की लाइटें अपने आप बुझ गईं और रेडियो से एक ही आवाज आने लगी, क्या तुमने दूसरा दरवाजा खोला था? रिहाना के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने रिकॉर्डर चालू किया और कैमरा उठाया। ये रिहाना खान है। मैं सुल्तानपुर के उस पुराने अस्पताल में हूं जहां अब तक 7 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट आ चुकी है। मेरे सामने है वो बिल्डिंग जो अब वीरान है, मगर तभी एक परछाई दीवार से गुजरी। रिहाना ने झूम किया, कोई बच्चा शायद। लेकिन जब उसका चेहरा कैमरे में आया तो रिहाना की चीख निकली। उस बच्चे की आंखें काली थीं और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो, मगर वो फिर भी चल रहा था। ये क्या है? रिहाना ने फुसफुसाकर कैमरा बंद किया। अस्पताल के गेट पर लगे ताले अचानक टूट गए। कोई हवा नहीं चली, कोई जोर नहीं लगा, बस ताले एक एक कर खुद ब खुद गिरते चले गए। रिहाना ने कुछ पल सोचा, फिर अंदर दाखिल हो गई। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आवाज भी किसी और की लगती थी। हर कोने में धूल, जाले और दीवारों पर अजीब से निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। एक कोना ऐसा था जहां कांच अब भी सही सलामत था, मगर उसमें रिहाना की परछाई नहीं दिख रही थी। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था। तुम कौन हो? एक धीमी सी आवाज आई। रिहाना जमीन पर बैठ गई। आवाज सीधी उसके कानों में उतरती जा रही थी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैंने नहीं खोला, मैं सिर्फ जानना चाहती हूं। जानना ही काफी नहीं, जानने वालों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तभी रिहाना की आंखों के सामने दीवार से एक चेहरा निकला, उसी जिन्न का, अजराइल का। मगर अब वो इंसानी शक्ल में था, समीर की शक्ल में। चेहरा वैसा ही, मगर आंखें काली, होंठ सीलन से सड़े हुए और जबान जैसे बहुत पुरानी भाषा बोल रही हो। समीर, रिहाना ने फुसफुसाया। समीर अब नहीं रहा, अब सिर्फ मैं हूं, अजराइल ने कहा। फर्श पर अचानक आग की लकीर बनी और रिहाना को घेरे में ले लिया गया। दीवारों पर खून से लिखे लफ्ज जलने लगे और साया पास आता गया। अगर तुम जानना चाहती हो तो वो सब देखो जो तुम समझ नहीं सकती। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा, दीवारें पिघलने लगीं, छत से पानी टपकने लगा और रिहाना की आंखों के सामने अस्पताल का पुराना वक्त जिंदा हो गया। ब्रिटिश दौर, तांत्रिकों के तजर्बे और इंसानों पर की गई सैकड़ों काली रस्में। उसने देखा कैसे एक डॉक्टर ने अपने मरीजों की रूहों को जिन्हों से बदल दिया, कैसे उन सबको एक एक कर बलिदान करके अजराइल को जगाया गया। फिर रिहाना ने देखा खुद को। उसके हाथ में वही चाबी थी जो मीनाक्षी के पास थी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम वही हो जो आखिरी दरवाजा खोलेगी। रिहाना की सांसें तेज हो गई थीं। सामने खड़ा अजराइल अब समीर की शक्ल से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसकी असल हैसियत उजागर हो रही थी। एक साया जिसकी लंबाई छत से भी ऊंची थी, बदन जले हुए मांस की तरह पिघलता हुआ और आंखें जैसे सैकड़ों रूहें उसकी पुतलियों में कैद थीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रिहाना ने कांपती आवाज में पूछा।
अजराइल की गूंजती हुई आवाज गिरी। जो तुम लाई हो वही मैं चाहता हूं। रिहाना को पहले समझ नहीं आया, मगर तभी उसकी जेब में रखा वो पुराना लॉकेट जो उसे बचपन में उसकी नानी ने दिया था अचानक गर्म हो गया। उसने निकाल कर देखा। उस पर उर्दू में एक लफ्ज खुद ब खुद उभर आया था, मोहर। ये मोहर ये मेरी नानी की थी, तुम्हारी नानी अलीजा बेगम। वो आखिरी रूहानी मुहाफिज थी जिसे इस दरवाजे की हिफाजत करनी थी। अजराइल की आवाज गहराई में उतरती गई। मगर उन्होंने तुम्हें वो मोहर देकर मेरी राह खोल दी। अब तुमसे कोई नहीं बचा सकता। रिहाना पीछे हटने लगी, मगर चारों तरफ की दीवारें अब पिघल रही थीं। वो जगह किसी और ही दुनिया में बदल रही थी। जालों में लिपटे हुए इंसानी कंकाल झूलने लगे, फर्श पर बिखरे लहू के निशान चमकने लगे और हर चीख एक नाम पुकारने लगी, रिहाना, रिहाना। मैं यहां से निकलना चाहती हूं, रिहाना ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम अब हिस्सा बन चुकी हो, अजराइल गुर्राया। रिहाना ने मोहर को जोर से पकड़ लिया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर बनी तिलिस्मी लकीरों पर गईं, एक तेज रोशनी फूटी। अजराइल चीखा, दीवारें हिल गईं और एक भयानक गूंज के साथ रिहाना की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया, वो एक पुराने अस्पताल के कमरे में थी, कमरा 13, जहां कई साल पहले मीनाक्षी और समीर की कहानी शुरू हुई थी। वहीं दीवार पर समीर की एक नई तस्वीर लटक रही थी, मगर चेहरा काला था, आंखें जल रही थीं। ये सब हकीकत थी? तभी दरवाजे के पीछे से एक पुरानी फाइल फिसली। रिहाना ने उसे उठाया। उस पर लिखा था विषय नंबर 100, रिहाना खान कंटेनमेंट फेल। वो सन्न रह गई। मैं कभी बाहर नहीं निकली, उसने खुद से कहा, क्योंकि तुम वो हो जो अजराइल को बाहर लाई। एक गूंजती हुई आवाज आई। कमरा अब सील हो गया था। बाहर अस्पताल की इमारत पर एक नया बोर्ड लगाया गया था, खतरनाक क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। मगर जो रात को वहां से गुजरता है, उसे अब भी उस कमरे की खिड़की में एक औरत की परछाई दिखती है। और जब वो पास जाता है तो उसकी कार की रेडियो में सिर्फ एक वाक्य आता है, क्या तुमने दूसरा दरवाजा खोला था? रात फिर से गहराने लगी थी। दिल्ली की उस सुनसान गली में जहां पुराना अस्पताल स्थित था, आसमान पर काले बादलों की परतें मंडरा रही थीं। हल्की सी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही भाप बन रही थीं, जैसे जमीन भी इस जगह को कबूल नहीं कर रही थी। अस्पताल अब पूरी तरह सील था, मगर अंधेरे में उसकी खिड़कियों से अब भी वो अजीब सी रोशनी झांकती थी। 1 हफ्ता बीत चुका था रिहाना के गायब होने को। उसकी खोज में बहुत से लोग आए, मगर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सका। लेकिन हर रात सुल्तानपुर के लोग एक ही आवाज सुनते, क्या तुमने दूसरा दरवाजा खोला था? मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक युवा रिसर्चर फरहान अली जिन्नात और रूहों पर थीसिस लिख रहा था। रिहाना के केस ने उसकी रुचि को खींच लिया। जब उसने रिहाना की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी, तब वो एक पल को भी नहीं झिझका। अगर वो वहां गई थी और फिर भी लौटी नहीं, तो या तो वो मर चुकी है या फिर वो फुसफुसाया, वो अब इंसान नहीं रही। फरहान ने पुराने दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। उसे एक पुराना नक्शा मिला जो अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों का था। उन सुरंगों को बंद तहखाने कहा गया था और कहा जाता था कि वहां अजहबी तालीम दी जाती थी, जहां इंसानों को जिनों में बदलने की क्रूर तालीम दी जाती थी। फरहान ने रिस्क लिया। रात 2 बजे वो अस्पताल की पिछली दीवार से दाखिल हुआ, जहां अब भी एक पुराना टूटा दरवाजा मौजूद था। उसके पास रिहाना की पुरानी फाइल, EMF डिवाइस और एक सूर्य बकरा की तिलावत रिकॉर्डिंग थी। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया।
हर दीवार पर वही खुरचे हुए निशान, वही घुली हुई छायाएं। अचानक उसके सामने एक लड़की का साया गुजरा, बाल बिखरे हुए, लिबास पुराना और चेहरा अजला। रिहाना, फरहान ने धीमे से पुकारा। वो पलटी, मगर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें सफेद, होंठ सिल दिए गए और उसके माथे पर वही मोहर खुदी हुई थी जो रिहाना के लॉकेट पर थी। तुमने मुझे बुलाया? उसकी आवाज हवा में खुली हुई थी। फरहान कांप गया। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मगर मैं अब बचाई नहीं जा सकती। वो मुस्कुराई, एक खौफनाक मुस्कान। तभी दीवारों से वो तमाम जिन्न निकले जिनकी रूहें कभी इस अस्पताल में कैद की गई थीं। अजराइल अब उनके बीच में नहीं था, क्योंकि वो अब रिहाना थी। उसने अजराइल की रूह को समा लिया था। जो तुमने जागरूक किया, अब वो सो नहीं सकता, रिहाना ने कहा। फरहान ने ईएमएफ डिवाइस जोर से जमीन पर पटकी और तिलावत चालू कर दी। रोशनी फूटी, जिन्न चीखे। रिहाना की आंखों से आंसू बहे। शायद एक पल के लिए उसकी इंसानी यादें लौट आई थीं। तुम इस मोहर को सुरंग के आखिरी पत्थर में लगा दो, उसने कहा, और फिर वापस मत देखना। फरहान ने मोहर लिया और सुरंगों की तरफ दौड़ पड़ा। हर कदम पर अजीब रूहें उस पर झपट रही थीं, मगर सूर्य बकरा की आवाज ने उन्हें पीछे रखा। आखिरकार उसने वो पत्थर ढूंढ लिया जहां सैकड़ों साल पहले अजराइल को कैद किया गया था। जैसे ही मोहर उस जगह में फिक्स की गई, एक जोरदार धमाका हुआ। सारी रोशनी एक तेज सफेद चमक में बदल गई और फरहान की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, वो अस्पताल के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। अस्पताल अब एक मलबे का ढेर था। लोगों ने कहा कि कोई गैस विस्फोट हुआ, मगर फरहान जानता था कि वो एक तालीमी मैदान नहीं, बल्कि कब्रगाह थी, जिन्हें रिहाना ने अपने साथ दफन कर दिया। उसने वो लॉकेट अपने पास रख लिया, और जब भी रात गहराती है और हवाओं में सीटी की सी आवाज उठती है, तो कोई कान में फुसफुसाता है, क्या तुमने दूसरा दरवाजा खोला था? अस्पताल अब नहीं रहा, मगर जिन्नात अभी भी जिंदा है। हर रात जब हवाएं करवट लेती हैं, तो दिल्ली की पुरानी गलियों में एक सवाल फिर गूंजता है, क्या तुमने दूसरा दरवाजा खोला था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी रूह को छू जाने वाली कहानियां हम जल्द लेकर आने वाले हैं। और याद रखिए, डरना मना नहीं, बस जरूरत से ज्यादा मत डरिएगा।